गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है कौन सा? इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। बस ज्यादा कुछ नहीं, आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। बस ये बता दो कि अभी तक हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, कोई रिवीजन नहीं करा रहा हूँ। सबसे पहले अच्छा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो तुम्हारे बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद मेन टॉपिक बताओ। इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम के बाद हमने पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम्स, 4 सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। और उसके बाद बोलो ना, उसके बाद पढ़ा हमने इकोनॉमिक प्लानिंग। और इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन के बाद उसके नहीं, उसके पहले नहीं पढ़ा हमने कुछ। उसके पहले हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, कौन कौन? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। समझ में आती है? वो 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। और हर एक 5 ईयर प्लान के अपने कुछ एम्फेसिस वो होते हैं, मतलब कुछ एम्फेसिस वाले पॉइंट्स होते हैं कि जिन पे मतलब उन 5 ईयर प्लान में उन्हीं पे ही क्या किया जाता है, मेनली फोकस किया जाता है। कि जैसे कि हमने पढ़ा सेकंड 5 ईयर प्लान जो 1956 से चालू होकर के 1961 तक जाता है। और इस पे केवल और केवल फोकस किया गया, बोलो किस पर? हाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर, या इन्वेस्टमेंट गुड्स या कैपिटल गुड्स आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो प्रॉपर सजेस्ट किया था वो किसने किया था? प्रोफेसर, हाँ, प्रशांत चंद्र। समझ में आती है बात? और उसके बाद बच्चों हम ऐसे धीरे धीरे करके छुप छुप करके किस पे आ जाते हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर पे आ जाते हैं। भैया रिपीट नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर हमने पढ़ नहीं लिया, पिछले वाले चैप्टर में नहीं पढ़ के आए थे। वो हमने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा था, है ना। पहले क्या था, अंग्रेजों के टाइम पे क्या था। अभी हम पढ़ रहे हैं 1952। बहुत बर्बाद थे ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो पढ़ के आए हैं, है ना। वो बर्बादी का मंजर कम करने के लिए कुछ तो हमने क्या किए, रिफॉर्म्स किए। क्या किए? किस सेक्टर में? एग्रीकल्चरल सेक्टर में। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे जो लैंड रिफॉर्म्स लिखे हैं ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है ना। चलो देखते हैं बच्चों क्या क्या रिफॉर्म्स हुए एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंडिपेंडेंस के बाद। द मेजर्स अंडरटेकन, जो कदम उठाए गए टू प्रमोट द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, किसकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए? एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, उन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं, बाइफर्केशन कर सकते हैं उनका, किसमें? लैंड रिफॉर्म्स के तौर पे और ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी कि 2 हेडिंग हमें यहाँ पे पढ़नी है। फिर लैंड रिफॉर्म्स के अंदर है एक तो लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है ना, उनके अंदर अंदर भी पढ़ेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं लैंड रिफॉर्म्स। कह रहे लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली रेफर टू चेंजेस इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। पहले चलो सुन ही लो इसके बारे में, अदरवाइज तो इंग्लिश की हिंदी हो जाएगी। था क्या कि इंडिपेंडेंस के बाद या उसके पहले से ही जो स्ट्रक्चर थी हमारे यहाँ पे, लैंड सेटलमेंट सिस्टम था। क्या था? जो किसने इंप्लीमेंट कराया था? अंग्रेजों ने। उसमें क्या था? एक तो जमींदार थे और एक कल्टीवेटर्स थे। जमींदार के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, कल्टीवेटर के पास बहुत कम जमीन थी, ठीक है ना। और उन्हें भी लूटा जाता था लगान के नाम पे, ठीक है ना। अच्छा, अब क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी स्टैग्नेंसी थी, तो उस चीज को ब्रेक करने के लिए और एग्रीकल्चरल सेक्टर की स्पीड को एक्सीलरेट करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स किए गए, जिनमें किया गया लैंड सीलिंग। क्या किया गया? लैंड सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है बच्चे लोगों को लिमिट। सीलिंग का मतलब होता है लिमिट, जो तू बोल रहा है वो नहीं। सीलिंग का मतलब होता है लिमिट, यानी कि लैंड को क्या किया गया? लिमिट किया गया। ध्यान से सुनना, लैंड को क्या किया गया? लैंड को लिमिट कैसे कर सकते हैं? मतलब गवर्नमेंट ने ये बोला कि एक नाम के ऊपर एक लिमिट हमने फिक्स कर दी। लेट सपोज कि 100 हेक्टेयर्स लैंड ही आप एक नाम पे रजिस्टर कर सकते हो। और लेट सपोज आपके पास 1200 हेक्टेयर लैंड है ना, बहुत ज्यादा, उसके भी ज्यादा थी लोगों के पास। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि आप एक नाम पे कितनी रख सकते हो? 100 हेक्टेयर्स। मैं अपने मन से एग्जांपल बता रहा हूँ,
ठीक है ना, कभी सोचो 100 का ही वो क्राइटेरिया था, ठीक है। तो बाकी की जो ऊपर की जो 1100 हेक्टेयर लैंड बची, वो गवर्नमेंट ने बोली भूल जा, वो किसकी है, हमारी है ना। गवर्नमेंट ने क्या किया उसका, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लैंडलेस कल्टीवेटर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, 5 ईयर प्लान्स पढ़ रहे थे ना। 5 ईयर प्लान्स का मकसद क्या था, एक मकसद था लास्ट वाला, इक्विटी, क्या था, उसी के लिए लैंड सीलिंग लगाई गई, लिमिट लगाई गई कि आपके ऊपर हम लिमिट लगा रहे हैं कि आप इतने से ज्यादा एक नाम पे क्या नहीं रख सकते, लैंड अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं करा सकते। अगर किसी के पास है तो वो किसकी है, हमारी है, भूल जाओ। नमन भैया जिसके पास कम होगी, कम है तो ठीक है, वो विद इन लिमिट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हुआ यूं कि जैसे ही गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स किए, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटेस्ट हमेशा से होते भी आए, आज भी होते हैं और होते आए भी है। तो भैया दुख दर्द पीड़ा का लेवल बढ़ता तो किसके लिए, जमींदार के लिए, जिनके पास अनाप शनाप जमीन थी, ठीक है ना। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कि कितनी जमीन है, लोगों की कितनी हड़पी है, अपनी खुद की कितनी है ना, कोई हिसाब ही नहीं है कहाँ कहाँ पे है। तो अब हुआ यूं, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, तो हमारी खून पसीने की कमाई है, हमने कमाया है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये और वो। यहाँ पे बच्चों वैसे तो लैंड रिफॉर्म्स काफी सही था गरीबों के लिए, तो क्योंकि अमीरों से निकल करके जमीन किसके पास आनी थी, गरीबों के पास आनी थी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट से एक मिस्टेक हो गई। इसका जो पर्पस था ना, ये एग्जाम में पूछता है, इसका जो ट्रू पर्पस था लैंड सीलिंग का या लैंड रिफॉर्म्स का, मतलब लैंड रिफॉर्म्स के अंदर एक टाइप का, लैंड सीलिंग इज अ टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म, उसके सब हेडिंग है ना, तो वैसा। तो लैंड सीलिंग का जो वेरी ट्रू पर्पस था वो अचीव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, गवर्नमेंट से गलती हो गई। गलती ये हो गई कि जैसे इन्होंने प्रोटेस्ट करा, इन्होंने अपनी आवाज उठाई, अपनी आपत्ति दर्ज कराई, तो गवर्नमेंट ने इसे पोस्टपोन कर दिया, मतलब इस चीज को टाल दिया कि चलो कुछ टाइम, जैसे आज भी करती है ना गवर्नमेंट। अभी ड्राइवर्स लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, तो बोल दिया कि चलो ठीक है हम इसे टाल दे रहे हैं, अभी इसे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। पास तो हो चुका है, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, इंप्लीमेंट बाद में करेंगे, है ना। क्योंकि अभी तुम देखो, जैसे अभी इधर प्रोटेस्ट चल रहा था ड्राइवर्स वगैरह का, तो अगर ये 2 दिन और चल जाता ना प्रोटेस्ट, तो पूरी इकोनॉमी हिल जाती। क्योंकि दरअसल क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है पेट्रोलियम से, किससे फर्क पड़ता है, क्रूड से फर्क पड़ता है। अब ये जो ये होते हैं पेट्रोल पंप वाले होते हैं, इनको बस 2 ही दिन का स्टॉक अलाउड होता है। किसी किसी की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि उनकी ज्यादा सेल होती है, तो 1 दिन का स्टॉक, और अस्सी से ज्यादा तो 2 दिन का स्टॉक, है ना। तो 1 दिन में ही कुछ पेट्रोल पंप वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, मतलब जो बाहर मेट्रो सिटीज वगैरह में, बुढ़ाना में फिर भी पेट्रोल मिल रहा था अपने एरिया में, 1 दिन और चल जाती ना स्ट्राइक, तो यहाँ वाले भी हाथ खड़े कर देते। ट्रक्स चल नहीं रहे थे, नया पेट्रोल आता नहीं है कहीं से, और स्टॉक खत्म हो चुका था। तो मार्केट में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिलते, जैसे कि इन्फ्लेशन वगैरह हो जाती है ना, इनफैक्ट वेजिटेबल्स वगैरह के दाम बढ़ने भी चालू हो गए थे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने देखो, एक दिन के एक दिन के अंदर अंदर जो ड्राइवर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को घुटनों पे ला दिया, ठीक है ना, प्रोटेस्ट करके। तो इस तरह के प्रोटेस्ट पहले से ही होते हुए आए हैं। तो इन्होंने प्रोटेस्ट करे, बड़े बड़े लोगों ने, कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं वो नहीं, तो गवर्नमेंट ने मान लिया, टाइम दे दिया। जैसे टाइम दिया कि अभी नहीं इंप्लीमेंट कर रहे, कुछ टाइम बाद इसे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। गवर्नमेंट के माइंड में एक चीज नहीं आई, जिस जो लूप होल रह गया उसका फायदा लोगों ने उठा लिया, है ना। मतलब लोगों को ऐसा है कि जहां ना पहुंचे जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब जो गवर्नमेंट नहीं सोच पा रही थी वो लोगों ने सोचा, है ना। अब मान लिया ये अदिति से हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं है, सुनो ना, अदिति से हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं है, ये ग्रंथ से हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं है, दूर का रिश्तेदार है हमारा, समझ में, दोनों येलो पहने हैं ये ठीक है ना, और कोई तो नहीं पहना येलो। हाँ जी, चलो ठीक है, तो इनका इनसे हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं है, ये दूर, मतलब कभी ना हमारे इनसे कोई मिलना, कुछ ऐसा इनके घर आना जाना कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। हम ग्रंथ को मतलब फोन लगाते हैं, उससे कांटेक्ट करते हैं, कैसे भी कम्युनिकेट करते हैं कि भाई 100 बीघे जमीन तेरे नाम कर दी हमने कह रहे आज तक तो कभी एक पैसा नहीं दिया, घर बच्चे जाते हैं तो बच्चों को कुछ दिया नहीं, आज सीधा इतनी दरिया दिली कि 100 बीघे जमीन हमारे नाम, समझ में आ रही है बात। तो जिन लोगों के ऐसे ही ऐसे अदिति बाकी लोगों के नाम, मतलब दूर दराज के जो रिश्तेदार है, घर पे जो काम करने वाले जो नौकर चाकर है उनके नाम, जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे किया था ना,
है ना, लोगों के अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट्स में पैसे, अपने जो यहाँ पे लोग काम करते हैं, है ना, उनके खातों में पैसे भरे, तो वैसा। तो लोगों ने दूसरे अपने जो रिश्तेदार थे, दूर दूर के रिश्तेदार थे, लैंड को क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। क्या कर दिया? और वो मतलब अपने अपने पास वो थोड़ा मार्जिन भी लेके चले। ऐसा नहीं कि अपने पास वो, जैसे लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पर बोला 100 हेक्टेयर बोला मैंने, तो ऐसा नहीं कि 100 हेक्टेयर ही अपने पास रखी, वो उसकी लिमिट के अंदर। कभी गवर्नमेंट का आगे चल के मूड चेंज हो जाए, कह रहे कि अभी इससे भी कम है, तो अपने अपने मतलब उसे ऐसे अपने फैमिली मेंबर्स या अपने जो रिलेटिव्स थे उनके नाम में क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, ट्रांसफर करा दी। और बस जैसे ये हुआ तो अब कर लो गवर्नमेंट क्या करो, एक के नाम पे तो विद इन लिमिट है। यस और नो? बाय द वे एक चीज मेरे को याद आ गई, उससे मैं बता देता हूँ, शायद आपके कुछ काम की हो। तुम्हें पता है कि यूपी में गवर्नमेंट ने क्या किया है अभी? क्योंकि देखो कहाँ पे कैसे लिंकिंग होती है, अदरवाइज बिल्कुल इससे हटके है, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक से रिलेट करते तो इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपको ब्लड रिलेशन में, अगर आपको ब्लड रिलेशन में आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी भी आपकी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है ना, कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर आप उसे जैसे लेट सपोज एक भाई से दूसरे भाई के नाम ट्रांसफर कराना चाहते हो, तो स्टैंप ड्यूटी बहुत ज्यादा लगती है। वैसे तो बहुत ज्यादा लगती है स्टैंप ड्यूटी, है ना, वो तो प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। कुल मिलाकर के आपके लाख, 2 लाख, 5 लाख तो लगे जाते हैं नॉर्मल प्रॉपर्टी के लिए। यस और नो? यूपी के अंदर ये कानून है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कि अगर आपको आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और ब्लड रिलेशन में ही आपको ट्रांसफर करानी है, तो जस्ट 5,000 रुपए के स्टाम्प में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तुम बोलोगे गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा था। क्राइम इन द सेंस फैमिली में क्राइम बढ़ रहा था, जहाँ पे भाई भाई को ही मारने के लिए, है ना, उसके मर्डर वगैरह करने के लिए उतावला है, जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से। तो ताकि ये चीज ना हो, है ना, तो इस चीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने, कि अगर आप ब्लड रिलेशन में ही, कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ, तो आप 5,000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी पे करके ही उसे क्या करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। खैर ये एक अदरवाइज एक मसला था। कम टू द पॉइंट। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे लोगों ने इस लूप होल का फायदा उठा लिया, कि जैसे ही गवर्नमेंट ने इसे पोस्टपोन किया, तो लोगों ने क्या कर दिया, जो जमीन, जो भी प्रॉपर्टी थी उनके पास, उसको क्या कर दिया, विद इन लिमिट लेकर के आए और उसे बाइफरकेट किया अपने फैमिली मेंबर्स में और किसमें, अपने रिलेटिव्स में। ठीक है ना? तो ये जो लैंड रिफॉर्म्स हुए, इनका जो मकसद था वो अचीव नहीं होगा। मतलब सोच बड़ी अच्छी थी गवर्नमेंट की, कदम बहुत अच्छा उठाया था, लेकिन उसका मकसद पूरा नहीं हो पाया। ऐसे तो जैसे मतलब सेम जैसा इसके साथ हुआ था ना, ऐसे किसमें हुआ, डिमोनेटाइजेशन में। मोदी जी ने सोचा तो अच्छा था, लेकिन हो उल्टा ही गया। क्योंकि भाई ऑफिस में बैठ के सोचने से और जमीनी स्तर पे जो चीज हो रही है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो हो रही है, ठीक है ना, उसमें बहुत फर्क आ जाता है। बहुत सारी चीज, जब कोई प्लान हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता है ना, तो उसमें कमी क्या है ना, उसमें क्या और बेहतर हो सकता है, लोगों ने इसे कैसे एडजस्ट किया, कैसे लिया, कैसे समझा, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, वो बहुत सारी चीजें उधर ऑफिस में बैठ के समझ में नहीं आती। ऑफिस में बैठ के बहुत सारी चीजें सोच सकते हो आप, लेकिन उसके बाहर भी एक दुनिया होती है जो जनता आईना दिखाती है, वो तब बाद में पता पड़ता है। तो ये चीज होती है। अब ऐसे तो गवर्नमेंट उधर बैठ के बनाती ही है ना कानून, डिस्कशन भी होता ही है पार्लियामेंट में, लेकिन बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती है ना, जो बाद में अमेंडमेंट के तौर पे उस कानून में आती है। खैर, आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे पॉइंट पे अपने। अब मुझे बताओ, आपको समझ में आएगा कि लैंड रिफॉर्म्स क्या किए गवर्नमेंट ने, इससे क्या फायदा होना था? चलो अच्छा, अगर इसका पर्पस पूरा हो जाता तो क्या फायदा होता? एक तो जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी वो क्या हो जाती, इकट्ठी हो जाती। समझ में आ रही ना? जिनके पास नहीं थी उन्हें मिल जाती। और फायदे बताओ? इनइक्वालिटी चलो खत्म हो जाती, बिल्कुल। और फायदे बोलो? जो पहले हम टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे अपने फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग में, अब वो कर पाएंगे। भाई मान लिया किसी के पास कोई जो स्मॉल कल्टीवेटर है ना, उसके पास थोड़ी सी जमीन इधर है उधर है, तो गवर्नमेंट ने सारी इकट्ठी करके उसने एप्लीकेशन लगाई गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ने उसे, मतलब अब तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी जमीन है, तो उससे उसकी वो वाली जमीन लेकर के उसे एक जगह दे दी, सारी इकट्ठी जमीन। तो अब वो उसमें ट्यूबवेल लगा सकता है ना, बाकी ट्रैक्टर चला सकता है, थ्रेशिंग मशीन लगा सकता है ना। तो इस तरह के क्या हुए, इम्प्रूवमेंट हुए। तो ये इनके फायदे हैं। ठीक है ना? जैसे ही हम आगे किसकी भी बात करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात करेंगे, तो उसके अपने फायदे। फिलहाल तो हम इसके पढ़ रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली रेफर्स टू, ध्यान से सुनना बच्चों, लैंड रिफॉर्म में बेसिकली क्या हुआ, सबसे जो मेन हुआ वो लैंड सीलिंग हुआ, तो उसी के बारे में ऊपर भी बात कर रहा है। चेंजेस इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, इसका मतलब बताओ मुझे। चेंजेस इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, जो लैंड होल्डिंग थी
उसकी ओनरशिप में चेंज होना ही क्या था, लैंड रिफॉर्म सर, क्योंकि मेनली लैंड सीलिंग की थी गवर्नमेंट ने, तो यही लैंड रिफॉर्म है। कैसे हुआ, ओनरशिप कैसे चेंज हुई, पंडित जी आप बताओ। जो एक्स्ट्रा थी लोगों के पास वो लेकर के किसको बांट दी। देखो कुछ लोग सोसाइटी में, कुछ क्लास होगी, कुछ मतलब मैं ऐसा जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट से, जैसे चौधरी चरण सिंह से, ठीक है ना, या अगर यूपी के अंदर आप देखें तो मायावती से लोग बहुत खुश थे। कुछ पर्टिकुलर क्लास के लोग, मैं मतलब नाम भी नहीं लूंगा, अदरवाइज पता नहीं लोग उसको कैसे लेंगे कैसे नहीं लेंगे, मैं तो बस जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ आपको। कुछ पर्टिकुलर क्लास के लोग, हमारे सेक्शन के, हमारी सोसाइटी के, हमारे भारत के कुछ सेक्शंस के लोग चौधरी चरण सिंह जो क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, और अगर यूपी की बात करें तो मायावती जी, ठीक है ना, उनसे बड़े खुश थे। क्यों, क्योंकि मायावती जी ने कुछ लोगों को क्या कराई, ये जैसे लैंड रिफॉर्म हुई ना, ऐसी जमीन अवेलेबल कराई, जो लैंडलेस थे उन्हें लैंड अवेलेबल कराई। तो वो हमेशा से चाहते थे कि किसकी सरकार आए, मायावती की सरकार आए, क्योंकि उन्होंने उनके लिए काम किया था। ऐसे चौधरी चरण सिंह ने भी कुछ पर्टिकुलर लोगों, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए किया, मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी में नहीं बोलना चाहिए मेरे को, कुछ क्लास के लिए क्या किया था, काम किया था, है ना। मतलब मैं तो अच्छे में बोल रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना कभी इस बात को, अदरवाइज लो, ठीक है ना। कि लोगों के हेल्प में, लोगों की हेल्प करने के लिए क्या किया, काम किया, तो लोग तो चाहेंगे कि वापस से उनकी सरकार आए, क्योंकि उनको क्या किया है, उन्होंने प्रमोट किया है, जो जरूरतमंद लोग थे उनको चीजें अवेलेबल कराई है ना, बाय कंसिडरिंग वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, दैट इज इक्विटी। यस और नो। चलो देखते हैं बच्चों, वो कह रहे हैं देयर वाज अ ग्रेट नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी हमें, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में, वेयर द मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। आज भी बच्चों हमारी मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन है ना, वो किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में। तो भारत जैसे देश के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कराना बहुत जरूरी हो जाता था, ठीक है ना। और आज भी मतलब ठीक है, हमारी जीडीपी एग्रीकल्चर से नहीं आती, ज्यादा लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में, लेकिन ये मान के चलो बेटा कि हमारा जो देश है ना, वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही टिका हुआ है। किसके ऊपर टिका हुआ है, एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, हम ग्रोथ कर जाए सेकेंडरी में और टर्शरी में, है ना, लेकिन जैसे हमारे देश की जो पॉपुलेशन है ना, जो यहाँ पे एक क्लाइमेट में जो वैरायटी है, वो एग्रीकल्चर क्या है, बेस है। और अगर हम एग्रीकल्चर में वीक पड़ेंगे ना, तो मानो या ना मानो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में भी बहुत ज्यादा क्या पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो लैंड रिफॉर्म्स करना बहुत जरूरी था एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में। लैंड रिफॉर्म्स वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। ये मैं आपको सारी चीजें समझा चुका हूँ। बताना कैसे, जैन साहब बताएंगे हमारे। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि जो लैंड रिफॉर्म्स थे, लैंड रिफॉर्म्स जरूरी थे कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इक्विटी वाला जो ऑब्जेक्टिव था हमारा, एग्रीकल्चर में खासकर इक्विटी वाला जो ऑब्जेक्टिव था उसको अचीव करने के लिए, जो 5 ईयर प्लान होते हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है ना इक्विटी, उसको अचीव करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स जरूरी थे। क्यों, अभी तो बताया मैंने, रिपीट करना है आपको। हाँ, क्योंकि जिनके पास जमीन नहीं थी उन्हें भी मिलती। भाई देश तो सबका है ना। जैसे वो राहत इंदौरी साहब बोलते हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान कोई ना है, देश तो सबका है ना, खून पसीना तो सबका बहा है इसमें। हाँ बोलो। तो इक्विटी जरूरी थी कि नहीं थी, बिल्कुल जरूरी थी, ठीक है ना। तो इक्विटी वाले ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही क्या हुआ बच्चों, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, जरूरी भी थे। अब वो बोल रहा है कि लैंड रिफॉर्म्स के अंदर प्रॉपरली प्रॉपरली क्या किया गया, लैंड सीलिंग की गई, क्या की गई, फिर वो से डिफाइन करेगा। मेजरली लैंड रिफॉर्म यही थी। लैंड सीलिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेजर्स टुवर्ड द लैंड रिफॉर्म्स इन द कंट्री। मतलब लैंड रिफॉर्म के अंदर लैंड सीलिंग एक सबसे बड़ा कदम था सरकार का, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ लाने के लिए किया गया था। अब वो क्या होती है लैंड सीलिंग, थोड़ा इधर देखना, ये पिक्चर कुछ बयां कर रही है, थोड़ा बताओ ना आप। ये हाथ किसका है, सरकार का, और ये इसकी जमीन, मतलब छीन ली बोल दो आप, इसके पास एक्स्ट्रा थी या पता नहीं कैसे इसने डिराइव करी थी ये जमीन, ठीक है ना। हाँ, तो ये लेकर के इससे, बाकी इधर ऐसा भी दिखाया नहीं है कि किसको दे रहे हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं। आंटी को क्या,
आंटी तो उंगली उठा रही है। आंटी कर रही है हाथ पीछे। ठीक है ना, इधर दिख भी मत जाइयो। तो ऐसा लगता है कि आंटी जमींदार साहब की क्या है, वाइफ है, ऐसा लगता है, दिखता है इमेज से। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना समझ में आ रहा है हमें। अच्छा, लेकिन ये समझ में नहीं आया इधर दिल क्यों बनाया इन्होंने। या ऐसा हो सकता है इन आंटी को मिली हो तो आंटी कह रही दिल लूट लिया। ठीक है ना, मतलब ऐसे ना कि जैसे आजकल आजकल लोग बोलते हैं ना कि एक ही तो दिल है मोदी जी, कितनी बार लूटोगे। ठीक है ना, तो वैसा। चलो सुनो, खैर भैया मोदी जी तो मोदी जी है, ठीक है ना। आगे सुनो, हेडफोन लग रहा है। अब पता नहीं भैया क्या हो सकता है, इंटरप्रिटेशन। बस तुम देख लो, वरना वो पिक्चर अपनी पूरी डायरेक्ट कर देगा इधर। लैंड सीलिंग क्या होती है? इट रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ द लैंड। लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि एक स्पेसिफाइड लिमिट सेट करना, किसकी? जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने कितना बताया था, 100 हेक्टेयर्स, ठीक है ना, विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। मतलब एक इंसान अपने नाम पे बस उतनी ही लैंड रख सकता है जितनी लिमिट क्या की गई है, स्पेसिफाई की। इसी को बोलते हैं लैंड सीलिंग। सीलिंग का मतलब लिमिट लगाना, लिमिटेशन लगाना किसी चीज के ऊपर, ठीक है ना। बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट, वो जो लिमिट हमने क्या की है, स्पेसिफाई की है, उसके बाहर जाकर के अगर आपके पास जितनी भी जमीन है, ऑल लैंड बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। वो किसकी हो जाएगी? हमें हक है, मतलब गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है। हमें हक है। एंड विल बी अलॉटेड टू द लैंडलेस कल्टीवेटर्स। और किसको अलॉट कर दी जाएगी? लैंडलेस कल्टीवेटर्स को, एंड स्मॉल फार्मर्स को, या बाकी जो छोटे छोटे फार्मर्स से उनको। द पर्पज ऑफ द लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स। वो कह रहे हैं इसका पर्पज ये था कि ताकि सारी जो जमीन है ना, वो कुछ ही लोगों के हाथों में ना रहे, यानी कि अपना जो लैंड रिसोर्स है उसके ऊपर कुछ ही लोगों का अधिकार ना रहे, है ना, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वापस से पढ़ लो ये वाला बुलेट, पढ़ो और मुझे बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? आया समझ में? आगे, लैंड सीलिंग हेल्प टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ऊपर भी बता चुके हैं ये बात। हाउएवर, कह रहे कि इसको लाया तो इसलिए गया था ताकि क्या, किसको इंप्लीमेंट करा सके हम? इक्विटी को, इक्विटी को प्रैक्टिस कर सके हम देश के अंदर। लेकिन हाउएवर द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन वाज चैलेंज्ड बाय द बिग लैंडलॉर्ड। इसको चैलेंज किया किसने? भाई ऑब्वियस सी बात है कि उनके अगेंस्ट में था तो वही चैलेंज करते। जो लैंडलेस कल्टीवेटर थे, जो स्मॉल फार्मर थे, तो खुश हो रहे थे कि भाई अब तो अब मिलेगी अपने को, है ना, अब तो जिंदगी में आने वाली है जमीन। दे डिलेड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने अपनी आवाज उठा करके इसके खिलाफ, इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठा करके इसके इम्प्लीमेंटेशन में देरी कराई। क्या कराई? This delay time was used by them to get the land registered in the name of close relatives, thereby escaping from the legislation। कह रहे हैं कि इस ये जो देरी हुई, इस बीच वाले मीन टाइम को इन्होंने यूज किया अपनी लैंड को रजिस्टर कराने में। किसके नाम पे? इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव। अपने जो आसपास के जो दूर दराज के या क्लोज रिश्तेदार थे या जो फ्रेंड्स वगैरह थे, देयर बाय स्केपिंग फ्रॉम द लेजिस्लेशन। और किससे बच गए? इस कानून से बच गए, ठीक है ना। एक ऐसे एक और कानून होता है हमारे यहाँ पे, पामला, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है ना। अभी ये है ना, लालू यादव है, लालू यादव, ठीक है ना, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस इसके ऊपर लगे थे। इसने ना, मतलब एक एक और एक्ट होता है हमारे देश के अंदर, कानून है बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है ना। बेनामी प्रॉपर्टी में लोग क्या करते हैं, मतलब बेसिकली क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी तो अपनी होती है एक्चुअल में, लेकिन वो नाम किसी और के की होती है उन्होंने। तो कानून ऐसा है हमारे से, क्या मानता है? बेनामी प्रॉपर्टी मानता है। क्या क्या मानता है? क्या मानता है, सॉरी, क्या मानता है? बदनामी नहीं, बेनामी, ठीक है ना। तो ऐसे ही लालू यादव ने बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने नौकर चाकर के ऐसे नाम करके, उन्हें खुद भी नहीं पता कि हमारे नाम, हम इतने अमीर हैं, इधर इधर हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इधर झाड़ू पोछा लगा रहे, ऐसा उन्हें खुद भी नहीं पता कि हम कहीं का, कि ऐसे कि मतलब नॉर्मल इंसान तो उन्हीं के यहाँ पे काम कर ले, इतनी प्रॉपर्टी है। वो बाद में जब वो ईडी ने पकड़ा तो तब पता पड़ा, ठीक है ना, कि इतनी बेनामी प्रॉपर्टी रखी है इधर उधर के नाम, ठीक है ना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट,
ऐसा सुनते होगे ना, आजकल बहुत लाइमलाइट में है, केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई है ईडी, है ना। ये एक एजेंसी है जो खासकर जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के जो चार्जेस में इन्वॉल्व रहते हैं, है ना, उनके लिए, उनके जैसे सीबीआई होते हैं ना, सीबीआई, ऐसी ईडी उससे भी खतरनाक होती है। हाँ, कौन? वो दरअसल क्या है कि वो भी तो भैया कम नहीं है ना, केजरीवाल भी तो कम नहीं है ना, ठीक है ना, वो भी तो चुप नहीं होता ना। तो बात ये है, मतलब वैसे एक बात है भाई, बीजेपी ने ताकत तो पूरी लगाई है, लेकिन अगले बंदे को थोड़ा गिरा नहीं पा रही है, ठीक है ना। खैर, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। आगे बच्चों, नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। ये क्या एकदम से कहां से आया? अरे लैंड रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? वो हम पढ़ चुके हैं। और उसके भी अगर आप ऊपर देखोगे तो उसके ऊपर हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए, है ना। तो एक तो लैंड रिफॉर्म्स हुए और एक ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ? हरित क्रांति जिसे बोलते हैं, है ना। और इसमें बेसिक आइडिया मैं बता देता हूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया, HYV सीड्स को यूज करने के लिए क्या किया गया, एम्फेसाइज किया गया, जिससे कि प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सके। HYV सीड्स बोले तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है ना। और इसको 2 फेज में इंप्लीमेंट किया गया। पहले फेज में कुछ एरियाज में, है ना, जो काफी जो एग्रीकल्चर रिच सेक्टर, वो एग्रीकल्चर रिच एरिया था, जैसे कि पंजाब वगैरह, तमिलनाडु, ठीक है ना, इधर हरियाणा, इधर एरिया में, और कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स पे वो सीड्स को क्या किया गया, यूज किया गया, है ना, फर्स्ट फेज में। जब उनसे प्रॉपर क्या मिले, भैया बताना अगर बम बम फोड़ने के इरादे हो तो निकल लेंगे हम इधर से। कोई बात नहीं, इधर ये लैपटॉप वैपटॉप जाएंगे नहीं, हम तो बच जाएंगे सारे लोग। तो ऐसे गुस्सा मत होना कि फालतू फालतू में टॉपिक पढ़ा रहे हो। बम बम फोड़ने का इरादा तो बता देना। बाय द वे, फोटो तुम्हारा बहुत बढ़िया आया था कल, तुम दोनों का जो तुमने आ, वैसे यार एक बात तो होती है कि खींचने वाले की मतलब फर्क तो रहता है ना। खैर, चलो कम टू द पॉइंट बच्चों। ये ऐसे ही मजाक मजाक में है वही, कुछ भी जो मैंने बोला इस पे ध्यान मत देना। इधर देखो, अभी मैं क्या बोल रहा था? मैं खुद ही भूल चुका। हाँ, फर्स्ट फेज में कुछ सिलेक्टेड एरियाज में और कुछ सिलेक्टेड क्रॉप्स पे ही HYV सीड्स को यूज किया गया। जब हमें उसमें रिजल्ट हमें क्या मिले, पॉजिटिव मिले, तो उसके बाद में सेकंड फेज में लगभग लगभग पूरे भारत को कवर किया गया, और जितनी क्रॉप्स हो सकती थी टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट उन क्रॉप्स को कवर किया गया, ताकि हम क्या कर सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। लैंड रिफॉर्म्स हमने किए, उनमें ग्रीन रेवोल्यूशन किया, इंटेंशन तो अच्छी थी कि ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और पैसा हम क्या कमाने लगे, ज्यादा कमाने लगे। लेकिन बच्चे लोगों, ग्रीन रेवोल्यूशन के भी अपने कुछ नुकसान थे। जो HYV सीड्स थे वो सस्ते तो थे नहीं, वो महंगे थे। बात तो वही की वही थी, महंगे सीड्स को अफोर्ड ही कौन कर सकता था? जो वेल टू डू फार्मर्स थे। जो कौन थे? वेल टू डू फार्मर्स थे। और जो स्मॉल फार्मर्स थे या जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए तो कहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ी। जो जो साउंड फार्मर्स थे, फाइनेंशियली साउंड थे, वो उन्होंने क्या किया, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़। अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी ग्रीन रेवोल्यूशन से, वो और क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। जो अमीर था वो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके और अमीर हुआ, और जो गरीब थे वो बेचारे और गरीब हो गए, वो वहीं के वहीं रह गए, तो गैप बढ़ गया ऑटोमेटिक। समझ में आ रही है? तो ये दिक्कत रही। दूसरा, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स वगैरह के यूज करने की बात की गई है, तो उससे पेस्ट अटैक का डर रहता था। हाँ बोलो। हमारी हेल्थ को बड़ी सारी प्रॉब्लम थी। समझ में आ रही है बात? दूसरा, जो जो हमारे जो लाइव स्टॉक थे, वो ग्रेजिंग वगैरह करने के लिए आते, तो उन्हें प्रॉब्लम थी क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स हमने यूज किया था। यस और नो? तो इस तरह की ग्रीन रेवोल्यूशन की कुछ क्या भी थी, दिक्कतें थी। हमने आपको पढ़ाया एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, जहाँ पे लैंड सीलिंग हुई है, मतलब लैंड रिफॉर्म्स हुए। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर लैंड सीलिंग मेजर जो तौर पे किया गया है, और दूसरा हुआ अलग से ग्रीन रेवोल्यूशन। दोनों के बारे में बताया क्या होती है, और दोनों के नुकसान भी बताए कि वहां पे लोग, अच्छा वो ऐसे पूछते हैं एग्जाम में कि बताओ कि लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए, तो आपको बस ये लिखना है, पहले ही बताना है कि लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ, लैंड सीलिंग किया। लैंड सीलिंग ये होता है, और क्योंकि जो बड़े बड़े कौन थे, लैंड होल्डर थे,
तो उन्होंने इसके इम्प्लीमेंटेशन को डिले कराया, जिसका वो मीन टाइम उन्होंने क्या कर लिया, यूज कर लिया इसको क्या करने में, जमीन को क्या करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में अपने रिलेटिव्स वगैरह में, ठीक है ना, तो वो बच गए, तो इसका ट्रू पर्पस अचीव नहीं हो पाया। ग्रीन रेवोल्यूशन बताना है और उसके बारे में बताना है कि वो कैसे सक्सेसफुल नहीं हो पाई ग्रीन रेवोल्यूशन में, मतलब काफी हद तक सक्सेसफुल हुई, लेकिन एक एंगल उनका भी देखोगे, मतलब उन लोगों को आप स्किप नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, हाइड नहीं कर सकते कि जो लोगों को इनका फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना, तो साथ में ये चीज भी आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है, ऐसे पका रहा हूँ, आ रहा है ना समझ में, ऐसे ऐसे तो लग रहा है कि बस नींद आ रही है, कुछ तो कहानी चल रही है। चलो देखते हैं, इंडियाज एग्रीकल्चर वाइटली डिपेंड्स ऑन द मॉनसून। भारत की जो एग्रीकल्चर है बहुत ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड होती थी, मॉनसून के ऊपर। आजकल तो फिर भी बहुत हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई, सबके ऐसे सबके खेतों में क्या हुआ है, ट्यूबवेल लगी हुई है, ठीक है ना, पानी की ऐसी कोई किल्लत नहीं है। एंड इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ मॉनसून, अगर मॉनसून नहीं आता था टाइम पे, जैसे बच्चे लोगों अभी ठंड पड़ रही है बहुत जबरदस्त, आज तो फिर कल और आज तो फिर भी कम है, उसके पहले तो वो अभी 3-4 दिन से काफी पड़ रही थी, तो ये ठंड अभी जो फार्मर्स लोग हैं उनसे पूछना, जो फसल लगी हुई है उसके लिए बहुत जरूरी है ना, जो फसल अभी हरी है वो पकेगी नहीं फिर, ठीक है ना, वो कच्ची रह जाएगी, खराब हो जाएगी, है ना, तो ठंड पड़ना भी क्या है, जरूरी है। तो ऐसे कह रहे जैसे यहाँ पे तो मानसून के लिए बता रहे हैं, तो ऐसे ही अलग अलग जो फसल होती है उनके लिए अलग अलग क्लाइमेट चाहिए होती है जो जरूरी होता है। तो पहले जब हमारे पास कोई फैसिलिटीज नहीं थी तो हमें नेचर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, मानसून के ऊपर। द फार्मर्स हैव टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, उन्हें बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी, कभी मानसून टाइम से आया, कभी नहीं आया, पता पड़ा फसल का टाइम निकल गया, फसल ऐसे ही बेकार नहीं आनी चाहिए थी, मानसून जो आना चाहिए था वो बाद में आना चाहिए था, आ गया पहले ही, फसल अभी कच्ची थी, अभी प्रॉपर से जो वो जमी भी नहीं थी जमीन में, तो सारी वो हो गई, है ना, बर्बाद हो गई फसल। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें थी। मोर ओवर द प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज वेरी लो, ये तो सारी चीजें तो थी, प्रोडक्टिविटी भी क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी, ड्यू टू द यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब कहने को है वो तो फैंसी वर्ड है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास, तो वो हम यूज कर ही नहीं रहे थे। एंड द एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रा, और हमारे पास कोई एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रा भी नहीं था, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूड एफर्ट्स ऑफ मैनी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, फिर हुआ यूं कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज्यादा मशक्कत के बाद और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद जो हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने इस स्टैग्नेशन को क्या किया, खत्म किया। दिस स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर वाज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन, और उन्होंने इसका नाम दिया इसे ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये होता क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन, इट रेफर्स टू, अभी तक तो बेस बना रहा था इस टॉपिक का, इट रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में क्या होना, इंक्रीमेंट होना, ड्यू टू द यूज ऑफ HYV सीड्स, किसके यूसेज से, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के यूसेज से, ठीक है जी। आगे बच्चों अभी बता रहा है कुछ इसके बारे में, और मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज अचीव्ड इन 2 डिफरेंट फेजेस। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव था उसको 2 फेज में क्या किया गया, अचीव किया गया। एक फेज 1 जो मिड 60s से मिड 70s, और फेज सेकंड जो मिड 70s से, यानी कि लगभग लगभग 65 से 75 फर्स्ट फेज, 1965, ठीक है ना, और फिर 1975 टू 1985 एक फेज, ठीक है ना, मतलब एक एक डिकेड का एक एक फेज। वो बोल रहे हैं द यूज ऑफ HYV सीड्स, पहले फेज की बात कर रहे हैं, वाज रेस्ट्रिक्टेड टू व्हीट एंड राइस। कह रहे हैं कि जो फर्स्ट फेज में जो HYV सीड्स को यूज किया गया है वो 2 ही फसलों पे किया गया है, एक तो व्हीट पे और एक राइस पे। इन ग्रोइंग रीजन ऑफ द कंट्री, वो भी जो अच्छे एरियाज थे कंट्री के, दीज इंक्लूडेड द स्टेट ऑफ पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा। इनमें ये स्टेट्स क्या थे, इंक्लूडेड थे, यानी कि इन एरिया में और इन फसलों पे पहले क्या लगाए गए, HYV सीड्स को यूज किया गया। फेज सेकंड, ड्यूरिंग दिस फेज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन बिकेम वाइड स्प्रेड। जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट था या जो इसकी कवरेज थी उसको बहुत ज्यादा क्या किया गया, उसके स्कोप को बढ़ाया गया, कवरिंग मोस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री, ज्यादातर एरियाज को कवर किया कंट्री के, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स, और हमने ज्यादा क्रॉप्स भी क्या करी यहाँ पे कवर करी। समझ में आती है बात। इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, और फिर दूसरा बोल रहा है रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट देख लेते हैं भाई। जब HYV सीड्स को हमने यूज किया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी,
प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो पहले जो हमें कमी रहती थी फूड ग्रेन्स की, है ना, जो शॉर्टेज रहती थी, अब वो शॉर्टेज वाली कंडीशन किस में कन्वर्ट हो चुकी है, एक्सेस में। अब हम खुद की पूर्ति तो कर ही पाते हैं जो जितना अपना कंजप्शन के लिए चाहिए, इनफैक्ट क्या भी कर पाते हैं, अब हम एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं, है ना। एक फायदा पहला वही लिखा है। The spread of the green revolution technology enabled India to achieve self sufficiency in food grains। कह रहे कि इसने हमें सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। कौन से एरिया में, फूड ग्रेन्स के एरिया में, पहला फायदा। इंडिया वॉज नो लॉन्गर एट द मर्सी ऑफ अमेरिका, पहले भी बताया मैंने आपको, मेरे ख्याल कल या परसों डिस्कशन किया था कि पहले हम किसकी दया पे जीते थे, ऐसा उनसे मांगते थे हम, भाई दे दो हमारे खाने के लिए, नहीं भूखे है, गरीब है ना, ऐसे करके। ओ चल चल चल, अब जमाने बदल गए, मोदी का जमाना है, ठीक है ना। खैर मतलब ये तो हम पहले की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भक्त बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, मोदी का जमाना है। इंडिया वॉज नो लॉन्गर एट द मर्सी ऑफ अमेरिका, इंडिया अब किसकी दया पे नहीं जीता है, अमेरिका की दया पे नहीं जीता है, और एनी अदर नेशन या कोई दूसरी कंट्री, ठीक है ना, रिगार्डिंग द फूड रिक्वायरमेंट, मतलब किसके मसले में। अब तो भैया हम अपने आप क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, अब इसको और क्या फायदा होगा, दूसरी कंट्री की डिपेंडेंसी हट गई और उनका इंटरफेरेंस हट गया। आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, भले यहाँ पे ना लिखा हो। आगे, ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया इज एबल टू अचीव सरप्लस प्रोडक्शन, मेंटेन अ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। कह रहे हैं कि अब तो हम सरप्लस प्रोडक्शन में आ चुके हैं, जो पहले शॉर्टेज थी अब वो सरप्लस में कन्वर्ट हो चुकी है, और इवन हम तो क्या भी लगाते हैं अब, बफर स्टॉक भी। आए दिन तुमने इस तरह की न्यूज देखी होगी, इधर जाओ शाकुंभरी देवी जाओ तो उसके पहले कितना सारा अनाज ऐसे ही बह जाता है बारिश आने में, क्योंकि हमारे पास वेयर हाउसिंग आज भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और जो हमें जो गेहूं का, वीट का जो स्टॉक लगाना होता है वो ऐसे बाहर ओपन में लगा देते हैं, बारिश आती है उड़ा के ले जाए, भगा के ले जाए, ठीक है ना। ऐसा कई तुमने देखा होगा, मेरठ में भी ऐसा रहता है, मेरठ में भी बहुत सारी ओपन जगह में हम क्या करते हैं, वीट को ऐसे लगा देते हैं, स्टोर करते हैं, प्रॉपर वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज नहीं है, तो बारिश आने से वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। तो खैर ये तो मैं एक अदरवाइज एक चीज बता रहा हूँ आपको, तो कहने का ये मतलब है स्टॉक लगाते कब है हम, जब हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन होता है। तो वो यही कह रहा है, पॉजिटिव एंगल से देख के बता रहा है कि खुद का तो प्रोडक्शन हम जो खुद का कंजप्शन के लिए होता है वो तो पूरा कर पाते हैं, साथ में क्या भी लगाते हैं, बफर स्टॉक भी लगाते हैं। अच्छा, बफर स्टॉक वैसे मैं अगर आपको पूछूं क्यों लगाती है गवर्नमेंट, ताकि कल को अगर शॉर्टेज हो जाए तो एक तो उसमें काम में आ जाए, दूसरा गवर्नमेंट पीडीएस चलाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, जो राशन शॉप्स होती है वो चलाती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी बफर स्टॉक लगाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें रिस्क क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन में, देयर आर वेरियस रिस्क अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत सारे रिस्क थे, लाइक द रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। क्या हो जाता था, पेस्ट अटैक, भाई जो फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, है ना, तो उनसे हमारे मतलब जो बंदा कर रहा है उसे ऐसे छिड़काव कर रहा है तो उसको भी तो क्या रहता है, नुकसान रहता है ना, पेस्ट अटैक का डर रहता है। एंड द रिस्क ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, इसको पूरा डिटेल में बताया मैंने, इधर तो इसने सीधा लिख दिया क्या, किसका रिस्क है, हाँ, इनकम इनइक्वालिटी का क्या है, रिस्क है। कैसे, लेकिन क्योंकि जो एचवाईवी सीड से, प्रॉपर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, वो सस्ते तो थे नहीं, वो महंगे थे, और महंगे थे तो कौन ये अफोर्ड कर पाता था उन्हें, जो वेल टू डू फार्मर्स थे, तो फिर वो तो पहले ही अमीर थे और अमीर हो गए, जो गरीब फार्मर था बेचारा वो वहीं का वहीं रह गया। तो ये तो यहाँ का यहाँ ही था, ये यहाँ से इसका लेवल यहाँ बढ़ गया, तो इनके बीच में तो जो खाई थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई ना, जो गैप था। समझ में आई ना आपको बात। अच्छा, एक तीसरा और भी बताया था मैंने आपको, हेल्थ इश्यूज, क्योंकि जो पेस्टिसाइड, जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे वो भी टॉपिक आएगा हमारा, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक टॉपिक आएगा, रूरल डेवलपमेंट में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स है वो हेल्थ के लिए भी हमारी क्या है, अच्छे है। समझ में आ रही है ना बात, जिन फसलों में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हमने यूज किए है वो बहुत नुकसानदायक है हमारी हेल्थ के लिए, जैसे कि गन्ने की फसल में कोरोजन डलता है ना, तो जहर ही है एक टाइप से, है ना। एक्सेसिव तुम ज्यादा यूज करोगे उनका क्या करने के लिए, प्रोडक्शन को ज्यादा करने के लिए, तो वो हेल्थ के लिए भी क्या है, खराब है। फिर दूसरा जो लाइव स्टॉक है उनके लिए भी पता है, यहाँ पे तो एक ही लाइन में लिखा है, ऐसे मत बोलना मेरे को कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के उसने नेगेटिव पूछ लिए, रिस्क पूछ लिए, और हम तो बस एक ही लाइन लिख पाए, नोट्स में लिखा था। अभी बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें नोट्स में ऐसे नहीं लिखी जाएगी, है ना, यहाँ पे बोल के बता रहा हूँ, वो पॉइंटर्स यहीं पे लिख लो। क्या क्या लिखा, इनकम इनइक्वालिटी का डर है एक बात, दूसरा पेस्ट अटैक का डर है,
हेल्थ इश्यूज है, और चौथा लाइव स्टॉक को दिक्कत है, और 4 चीज हो गई। तो इस तरह के 4-5 पॉइंट एक आध और बोल सकते हो क्या आप? डिफोरेस्टेशन ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत है, कैसे एक्सप्लेन करो थोड़ा। नहीं, डिफोरेस्टेशन का मतलब हुआ कि हम जो ट्रीज वगैरह उनकी कटिंग करेंगे, है ना, तो वो यहाँ पे कैसे लिंक होएगी, थोड़ा एक्सप्लेन करें, शायद आपके मन में कोई पॉइंट हो। हम्म, वो हाँ, वो चीज बोल सकते हैं। डिफोरेस्टेशन तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट हो गया। डिफोरेस्टेशन का मतलब है कि हम पेड़ की कटिंग करेंगे। वो ऐसा होगा कि जब हम जहाँ पे जो पेड़ लगे हुए ऑलरेडी, वो जमीन को हम खाली करेंगे क्या करने के लिए, खेती करने के लिए। लेकिन मुझे उसका लगता है कि उसका ग्रीन रेवोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो पॉइंट आप बोल रहे हो, शायद ये पॉइंट हो सकता है कि जो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो हमारे जो लैंड है वो डीफर्टाइल हो जाएगी। से यस और नो। उसके जो उसमें जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, आयरन है, पोटेशियम है, जो हमारी लैंड के अंदर है, हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे, एचवाईवी सीड्स का यूज करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना? इससे हमारी लैंड क्या हो सकती है, हाँ, बैरन बन सकती है। क्या बन सकती है? बैरन, समझते हो आप? हाँ, जिसमें प्रोडक्टिविटी, और मतलब जहाँ पे हमने एचवाईवी सीड्स का यूज किया प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इनफैक्ट उल्टा वो क्या हो गया, कम हो गया। तो वो चीज है। अच्छा, उससे एक वो हो सकता है, सोइल इरोजन हो सकता है। क्या हो सकता है? है ना, मिट्टी का कटाव हो सकता है। जब उसमें न्यूट्रिएंट क्या होंगे, खत्म होंगे मिट्टी में से, तो मिट्टी कटेगी, है ना, मिट्टी कटेगी। और उससे फिर थोड़ा अगर आप इसमें जाओगे, एनवायरनमेंट में जाओगे, तो उससे और भी बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे। कि वो बारिश के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ये वगैरह, वो खैर वो बात की चीजें, वो सस्टेनेबल वाले इसमें पड़ेंगे। फिलहाल के लिए हमने 5-6 पॉइंट कवर कर लिए। जल्दी से बोलो, ग्रीन रेवोल्यूशन के में रिस्क क्या है वो बताओ। एक तो पेस्ट अटैक का डर है, इनकम इनइक्वालिटी का डर है, प्रॉपर एक्सप्लेन कर दोगे। तीसरा, हेल्थ इश्यूज का डर है। हाँ जी, लाइव स्टॉक को दिक्कत होगी, है ना। कुल मिला के हमने जो रायता फैलाया था वो सब हमारे पे ही आना है। वो तो है ही, ये नेचर का रूल है ना। हमने रायता फैलाया और लाइव स्टॉक आकर के उधर ग्रेजिंग करेंगे, अल्टीमेटली उनका दूध भी हम ही पीते हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही ना वो। तो वैसा, तो 4 प्रॉब्लम हुई, और बोलो 5वीं। हाँ, लैंड अपनी क्या कर देगी, फर्टिलिटी खो देगी, सॉइल इरोजन हो सकता है। तो इस तरह के 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चे लोगों, कोई डाउट तो नहीं है आपको? हाँ जी, चलो कुछ पूछना है तो आपको पूछ लो, आपके डाउट्स पूछ लो। इंडस्ट्रियल सेक्टर शुरू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक तो टाइम हो चुका है, और शुरू करूंगा तो फिर थोड़ा सही से नहीं रहेगा उसमें। हाँ, कौन से वाली? हाँ, अगर देखो क्या होता ना, कि अगर वो जो लैंड सीलिंग है उसका जो ट्रू पर्पस था, अगर वो अचीव हो जाता, तो कहीं ना कहीं एक जो गरीब फार्मर है उसके पास लैंड तो है ना उसके पास अवेलेबल, तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपना, भले ही उसे एचवाईवी सीड्स उधार लेके लगाने हो, लगा लेता, क्योंकि उसके पास एक तो इंसेंटिव, एक तो मोटिवेशन होता ना, कि कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास जमीन तो है ना, और प्रोडक्टिविटी होगी तो ठीक है, उससे पैसा कमा करके चुका दूंगा। लेकिन अब एक छोटा फार्मर है ना, ऑलरेडी बहुत दिक्कतों से क्या कर रहा है, सामना कर रहा है उनका, और तो उसके पास कोई ऐसा मोटिवेशन है ही नहीं कि वो एचवाईवी सीड्स क्या कर ले, खरीद ले, है ना, बहुत सारे। क्योंकि एक तो लैंड छोटी है, लैंड छोटी होने के बावजूद फिर उसमें वो नहीं लगा सकता, टेक्नोलॉजी नहीं लगा सकता, क्योंकि पैसा नहीं है। एचवाईवी सीड्स चलो खरीद भी लिए उसने कुछ जैसे तैसे करके, छोटी लैंड में क्या क्या करे, ट्रैक्टर नहीं घुमा सकता, मतलब ट्रैक्टर लेके गया तो वापस नहीं घुमा सकता उसमें से, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना, अगर वो हो जाता वहां पे, वो उसका पर्पस पूरा हो जाता, तो शायद यहाँ पे जो स्मॉल फार्मर्स थे, वो अब उनके पास लैंड आ गई, तो थोड़ा सा एक तो क्या करते, एक कदम तो आगे बढ़ाते, कुछ तो रिस्क लेकर के। इंसान रिस्क लेता ही है कि चल ठीक है यार, उधार लेके करता हूँ। ठीक है ना, तो वैसी चीज। और पूछो, और कुछ पूछना है क्या आपको? हाँ जी, चैप्टर का फ्लो तो समझ में आ रहा है ना? बोलो ना। आज के लिए इतने रखे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं कल। और आज तो हमने केवल एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा, कल पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, है ना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल।